जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल स्टडीज का टेस्ट नंबर 2 लगाते हैं। कल आपको हम पिछले क्लास में इसका हम सेट नंबर 1 आपको करवा चुके थे। आज हम सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। आपको बता दें, हमने आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास आपका 6 से लेकर 12 तक के लिए आपका ये एक सीरीज चलाए हैं, जो आपका एग्ज़ाम तक हम चलाते रहेंगे। यानी आपका यह क्लास डेली जो है वो आपको शाम में 7 बजे होगा। लेकिन आज कुछ कारण से आपका यह क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन डेली आपका यह क्लास शाम को 7 बजे ही होगा, यानी 7 PM में आपका ये डेली क्लास होंगे इसी चैनल पर। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है कर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा। ठीक है, इन देखिए ये आपका मान लीजिए आपका ये क्या है, मिरर है। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि कोई रे है जो 30 डिग्री कोण पर क्या होता है, आपतित होते हैं। ठीक है, और ये परावर्तित हो जाएगा। अब देखो ये क्या है आपका अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है। आप जानते हैं आपतन कोण किसको कहते हैं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है, लंब भी बोल सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं आपतित यानी आपतन कोण। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया है, ये दिया आपका 30 डिग्री दिया है। तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है, परावर्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच पूछ रहा है। ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है। आप जानते होंगे परावर्तन के नियम के अनुसार कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और यहाँ पर आपतन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। इसका मतलब है परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी कोण आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। अब देखिए आप एक चीज जानते होंगे, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 विभिन्न रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाती है। 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। और उसका याद करने का तरीका क्या है, तो एक तो विबज्योर से आप याद कर सकते हैं, या हिंदी में कहे तो बैनी आ पीनाला, बैनी आ पीनाला। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो बै से बैगनी, नी से नीला, ठीक है, और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या रहा है, उच्चतम ऊर्जा होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिसका विचलन सबसे कम होता है ना, उसका आपका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। यानी देखा जाए तो ये आपका ऊपर की ओर बढ़ते हुए वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य के क्रम में आपका होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है। और आप जानते होंगे एनर्जी जो होता है इसका फॉर्मूला आपका होता है hc/λ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। और ये क्या आपका नीचा में है। ठीक है, यानी अंश या हर, अंश बटे हर होता हर में है। आप जानते हैं हर जितना बड़ा होगा ई आपका क्या होगा, एनर्जी उतना छोटा होगा। लेकिन आपको देखना है कि एनर्जी किस में अधिक होगा, इसका मतलब है जिसका वेवलेंथ कम होगा उसी का एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें वेवलेंथ सबसे कम किसका है, बैगनी का है, तो बैगनी का एनर्जी सबसे अधिक होगा। ठीक है, बैगनी का एनर्जी सबसे अधिक होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी बैगनी नहीं है, तो उसका आगे बढ़िए। सेकंड में क्या है आपका, नीला है, तो बैगनी का सबसे अधिक एनर्जी होगा, उसके बाद सबसे अधिक किसका होगा, तो नीला का ही होगा। यानी देखा जाए ना आप, तो एनर्जी में इधर की ओर आएंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम होगा आपका एनर्जी का, क्योंकि वेवलेंथ के उल्टा होगा आपका एनर्जी। तो बैगनी ऑप्शन में नहीं है तो क्या मानेंगे हम, नीला लगा कर चलेंगे, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बात आपको याद रखना है, जिसका विचलन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, और तरंगदैर्घ्य आपका अधिक होगा तो एनर्जी कम होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका hc/λ। क्या होता है आपका, hc/λ होता है। तो ये वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका एनर्जी। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखना कि आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लाल रंग का एनर्जी सबसे कम होता है, बैगनी रंग का एनर्जी सबसे अधिक होता है। तो आई होप समझ गए हो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन इस पर आता है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी छोटे अक्षर के पढ़ते समय कर आपका कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए, अब कोई छोटा शब्द है उसको मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तभी तो हम लेंस का यूज कर रहे हैं। अब छोटा अक्षर है उसको पढ़ने के लिए यूज करेंगे तो इसका मतलब है ऐसा हम लेंस का यूज करेंगे जिसमें प्रतिबिंब क्या हो, उसका बड़ा बने, तभी तो साफ साफ देख पाएंगे। अब किस लेंस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो उत्तल लेंस में आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, तो इसका करेक्ट देखा जाए तो उत्तल लेंस होगा और जिसका फोकस दूरी क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन उत्तल लेंस हो। तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का प्रश्न है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का प्रश्न है। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए तो इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगती है, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे पृथ्वी से क्षोभ मंडल की बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, हाइट जैसे आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होता है, और प्रेशर भी क्या होता है आपका, कम होता है। तो इसी कारण से क्या होता है, ऊपर में जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घटता है, टेम्परेचर घटता है। इसी कारण से जो है वहाँ पर आपको जो पानी उबलने में है वो समय अधिक लगता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी होगा, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है सॉरी क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। यानी किसी भी रिएक्शन को करा, किसी भी रिएक्शन में कर आपका कि कौन है जो इसके रेट को कम करता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी कैटेलिस्ट हो, कैटेलिस्ट को ही उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैटेलिस्ट में तो देखिए कैटेलिस्ट कोई भी हो आपको, ठीक है, हमेशा कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ना घटाता है। ठीक है, तो कोई भी कैटेलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बढ़ाता है। तो देखो उत्प्रेरक वर्धक है, तो ये भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। समांगी उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा कोई कैटेलिस्ट नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, सब बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका यदि एक जीवाणुक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में जीवाणुक निर्मित होंगे। तो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है वो 15 मिनट में क्या करती है, विभाजित हो जाती है। तो 15 मिनट में क्या होगा, 2 बैक्टीरिया बन जाएगा, प्रत्येक 15 मिनट में क्या होगा। अब देखो फिर अगला 15 मिनट क्या होगा, तो ये भी विभाक्त होगा 2 भागों में, और ये भी होगा आपका 2 भागों में। ठीक है, ये भी होगा 2 भागों में। तो 15 मिनट में देखो 2 बना, अगले 15 मिनट कितना बन गया, 1 2 3 4, 4 बन गया। फिर अगला 15 मिनट क्या होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। यानी अगला 15 मिनट में क्या होगा, तो ये आपका 4 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि 2 घंटा में कितना बनेगा। तो ऐसा आप करते रहेंगे तो नहीं बन पाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, यानी देखो इसको क्या करना है आपको, यहाँ हम सिंपल एक चीज़ देखे हैं कि प्रत्येक 15 मिनट में, प्रत्येक 15 मिनट क्या होता है, ये 2 बनता है, 2 गुना होते जाता है। अगला 15 मिनट क्या होगा, फिर आपका अगला 15 मिनट ये 2 जो है ना ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 15 मिनट क्या होगा, ये 4 से क्या हो जाएगा पता है आपको, ये 8 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि 2 घंटा में ये 15 मिनट का कितना समूह बनता है। देखो 2 गुने 1 मिनट में क्या, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इतना मिनट हो गया। 15 मिनट में काटा तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे 8 पेयर बनेगा 15 मिनट का। तो देखो आपसे पूछे कितना बनेगा ना, तो 2 का पावर क्या कर दो, 8 कर दो, तो ये आपका कितना आएगा, 256 आएगा। 256 आएगा, तो ऑप्शन डी होगा, 256 निर्मित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो ये आपका यकृत। कहाँ भंडारित होते हैं? यकृत में होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? आप देखे होंगे माचिस में जब आप माचिस को जलाते हैं तो उस पर देखना रेड कलर का होता है, तो ये रेड फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपका रेड फॉस्फोरस होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका रेड फॉस्फोरस नहीं है, केवल फॉस्फोरस लिखा है, तो फॉस्फोरस ही लगाएंगे। ठीक है, याद रखना रेड फॉस्फोरस होते हैं आपका माचिस के डब्बे पर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए इसमें खुदीराम बोस जी को यानी फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी, जो आपका मुजफ्फरपुर बम कांड है वो आपका हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को। और हुआ क्या था, तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसकी जगह कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में वही सवार थे और उसी पर बम फेंका गया था। तो गलती से कैनेडी की पत्नी और उसके बच्ची मारी गई, जबकि हत्या करने का किससे प्रयास किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और ये किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसका अंजाम दिया था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे वो खुद आत्महत्या कर लिए। वो सोचा जो हम अंग्रेज के हाथ में मरेंगे, इससे अच्छा हम खुद से अपना आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी जी खुद से आत्महत्या कर लिए, लेकिन खुदीराम बोस जी क्या हुआ, फरार हो गया, और जिसके बाद पकड़ा गया, उसके बाद उसे फांसी की सजा मिल गया। तो खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा कब हुआ है? तो 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया था? ये तो आपको याद ही होगा, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को आपका घोषणा हुआ था कि बंगाल से बिहार अलग होगा, और ये आपका 1 अप्रैल 1912 को ये आपका प्रभावी हो गया था, यानी उस दिन अलग हो गया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाने जाते हैं, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है। यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है कि लॉर्ड लिट्टन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया था? ये आपका 1878 में पारित किया था, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त कर दिया था। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 1 2 3, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी? देखो न्यू इंडिया बात करें तो ये होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया बात करें तो क्या होगा? एनी बेसेंट होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है।
क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। आपको पता होगा कि 1857 क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद आपका 1858 का एक अधिनियम आया था। ठीक है, एक अधिनियम आया था जिसके तहत जो ब्रिटिश कंपनी थे उनके सारा जिम्मेदार जो है यानी काम जो है वो सीधे ब्रिटिश के हाथ से कहाँ चला गया था, क्राउन के हाथ में, वहाँ के महारानी के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो ये घोषणा कब किया था, ये घोषणा किया था आपका 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 1 नवंबर 1858 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा किस वर्ष अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। ये रखा था आपका 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को ये मुस्लिम लीग का आपका लाहौर अधिवेशन में इसका मांग रखा गया था। और इसके अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, इस समय आपका इसका अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इसी की अध्यक्षता में अलग पाकिस्तान का मांग आपका 23 मार्च 1940 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ये कब घोषणा किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किया था आपका 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। इससे बहुत पहले छोड़ना पड़ा उन्हें, आपको याद ही होगा 15 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। इसका कारण था जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उसको ये लग रहा था कि वहाँ पर मेरा सत्ता चला न जाए, इसीलिए दबाव में आकर के पहले ही सत्ता हस्तांतरित कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आया है, कि क्लीमेंट एटली ने भारत को कब तक आज़ाद करने की घोषणा किया था। तो ये जून 1948 तक डेट पहले घोषणा किया था, लेकिन पहले ही उसे छोड़कर भागना पड़ा। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है और ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल नहीं है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में कौन सा स्थल आपका शामिल नहीं है। देखिए कुतुब मीनार शामिल है, लाल किला भी शामिल है, लेकिन इंडिया गेट जो है वो शामिल नहीं है। तो आपसे ये पूछ रहा था कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में कौन शामिल नहीं है, तो इंडिया गेट शामिल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी कौन सी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, तो आपको समझाते थे कैसे याद रखना है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये होगा आपका केटू गॉडविन आइंस्टीन जिसको बोलते हैं, तो इसका केटू होगा। लेकिन प्रश्न में ये रहा था भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तब आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा जो सिक्किम में है। याद होगा, सिर्फ रहेगा आपका सिर्फ पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी सिर्फ रहेगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तब होगा आपका केटू जो काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, तो ये होगा तब होगा आपका केटू। लेकिन जब पूछे कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब होगा आपका कंचनजंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे जाकर आप गलती नहीं करेंगे इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। यानी कोसी की कार आपका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका 30 मीटर ऊंची है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। कह रहा भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये आपका भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और देखो पश्चिमी घाट जो आपका है, एक सेकेंड, पश्चिमी घाट जो आपका है, ये पश्चिमी घाट में आपका यानी केरल भी आता है और कर्नाटक भी आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। पहला आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। फिर आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपका बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका बिहार में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य भी आपका राजस्थान में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध कहाँ है, तो ये आपका मुंगेर में है। भीम बांध का है मुंगेर में है। तो ये दोनों आपका 1 और 4 क्या है, बिहार में है। तो आपका ऑप्शन ए होगा 1 और 4, 1 और 4। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देखो बिहार में कर आपका सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, एक सेकेंड। देखो ये आपका क्या है, बिहार का मैप मैं बनाया हूँ, ठीक है। ये देखो ये बीच से गंगा नदी बहती है। अब यहाँ पर देखो ये आपका सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, ये सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, यहाँ पर आपका किशनगंज है, ठीक है। ये सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है आपका, किशनगंज है। और यहीं पर आपका सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 22 है कि जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, तो ये आपका होगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो ये आपको पता होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। और आपको याद होना चाहिए कि एम एस स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है। अब देखिए ध्यान रखना, उत्तर में आपका उत्तरी अक्षांश में आपका ये हो जाएगा 89, दक्षिणी में 89 और आपका 1 हो जाएगा बीच में। तो टोटल आपका हो जाएगा 179 होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा, 179। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह दुनिया का पहला वाणिज्यिक इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई, किस देश में की गई। ये क्या कहा आपका, डेनमार्क में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले ये कौन से क्रम के न्यायाधीश होंगे। तो ये आपका 52 है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश है आपका कौन, तो भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में आए हुए भूकंप से प्रभावित लोगों के राहत हेतु भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो ये आपका ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो याद रखना, ये झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार बन चुके थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो ये सबको पता होगा, शुभांशु शुक्ला जी। ऑप्शन डी होगा, शुभांशु शुक्ला जी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम क्या है। तो यह
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण था, याद रखना। और पहला आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पूछे तो ये आपका 2006 और 7 में ये आपका प्रस्तुत किया गया था। उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री यानी आपका सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये आपका पेश किया गया था। यानी बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पूछे तो ये आपका 2006-7 में उस समय के तत्कालिक बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। और इस साल का ये 19वां आपका आर्थिक सर्वेक्षण था जिसे सम्राट चौधरी ने पेश किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, उस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपका आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन ए होगा। अब आपका यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका 20 व्यक्ति किसी कार्य के भाग को, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1/3 कर लीजिएगा। ठीक है, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, ये थोड़ा मिस्टेक है। अगर कितने व्यक्ति और लगाया जाए तो शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। पहले 20 व्यक्ति जो है 1/3 कार्य को कितना दिन करता है? 20 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 20 × 3 कर दीजिए तो क्या होगा? 20 या 60। 60 दिन कितना आदमी का लगता है? 20 आदमी का लगता है। तो बताओ एक आदमी इसको कितने में करेगा? तो क्या करेंगे? 60 × 20 कर देंगे, यानी 1200 दिनों में एक आदमी इस कार्य को पूरा करता है, यानी 60 × 20 में। तो 60 × 20 ये एक आदमी लगता है। अगर एक कार्य आपका 25 दिन में पूरा होता है तो उसको क्या कीजिए? 25 से डिवाइड कीजिए। और ये कार्य का पूरा नहीं करना है, इसका पूरे कार्य को नहीं, शेष भाग को कार्य पूरा करना है। तो शेष भाग, तो 1/3 आपका काम हो गया है, तो बचा कितना? 2/3 बचा है। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 से 25, 5 चौक 20, 3 से 20 या 60, 5 से 5 चौक 20, ये आपका 4 चौक 16 दूनी 32, यानी 32 व्यक्ति। कितना व्यक्ति चाहिए? 32 व्यक्ति चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या करे, देखो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी पहले से 20 व्यक्ति तो है ही, हमको टोटल ये 32 निकला है, तो इसमें से 20 माइनस कर दो तो कितना बचा आपका? 12। यानी हमको और कितना व्यक्ति चाहिए? 12 और व्यक्ति चाहिए। तो ये कार्य आपका 25 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि 59 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A तथा B के भाग का अनुपात इतना हो। यानी आपको क्या दिया है? A/B दिया है, कितना? 3/4 दिया है। और करा B और C का अनुपात कितना है? तो B और C का अनुपात आपका है यानी 5/6 है। तो करा B का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ABC तीनों का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ B के सामने यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ B के सामने कितना है? यहाँ 5 है। तो हमको क्या करना होगा? B को सेम करना होगा। तो क्या कीजिए? इस 5 को यहाँ गुना कर दीजिए और इस 4 को यहाँ गुना कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 5 या 15 = 5 चौक 20। यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20 = 6 चौक 24। तो आप देखिए यहाँ पर B कितना, यहाँ पर कितना हो गया? 20 हो गया। और यहाँ पर B आपका कितना हो गया? 20 हो गया। यानी अब आपका ये इक्वेशन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी B दोनों जगह सेम हो गया। तो अब हम यहाँ से A/B/C निकाल सकते हैं। कैसे? A की जगह आपका 15 है, B की जगह 20 है और C की जगह कितना है? 24 है। C की जगह कितना है? 24 है। तो ये आपका ABC का अनुपात निकल गया। टोटल रुपया आपका कितना है? 5900 है। तो 5900 है, किसका करा निकालने के लिए? तो करा B का हिस्सा निकालने के लिए। B कितना है? 20 है। तो 20 भाग होगा, टोटल कितना है? तो इस तीनों को जोड़ दीजिए। तो 20 और 24 कितना होगा? 20 24 44 होगा। और 44 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 59 आएगा। तो टोटल आपका 59 हो रहा है पार्ट। तो 59 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 आएगा। और 20 में आप 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये कितना आएगा? तो ये आपका 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। तो B का हिस्सा कितना होगा? 2000। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है।
क्वेश्चन कर आपका कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी आपको इकाई अंक पूछे ना तो क्या करना, सिंपल है, इन सभी इकाई अंक को क्या करो, गुना कर दो। जो इसका इकाई अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो देखो क्या होगा, 8 क्या होगा, 48 होगा। अब इसको 9 से गुना करो, ठीक है, तो क्या होगा, 8 9 में 72 होगा। इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इस 2 को क्या करो, इस 2 से गुना करो, तो 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, किसी भी संख्या का आपका इकाई अंक पूछे तो क्या करना, इकाई अंक को ही गुना करते चले जाना है, ठीक है। तो वह जो इसका इकाई अंक होगा वही इसका होगा, तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, और यदि वह अपनी चाल से चले, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक कर दिया, पता नहीं कितने टाइपिंग मिस्टेक करते हैं। चलो अगले क्लास में मैं इसको सुधार करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, मैं चेक नहीं किया हूँ, डायरेक्ट क्लास करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी चाल के 5/6 से, ध्यान रखना, अपनी चाल के 5/6 चाल से चले तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। यहाँ अब इसको यहाँ लिखे हैं, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर आपका, राम जो है वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वो अपनी चाल के क्या 5/6 चाल से चले, वो अपनी चाल के 5/6 चाल से चले तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो कह रहा है आपका कि घर की दूरी कितना है, घर से दफ्तर की दूरी कितना है। तो समझिए, मान तो दूरी इसका क्या है, डी है। पहले कितना से जा रहा था, 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो 12 किलोमीटर पर आवर से मान लो टाइम टी लगता है, तो 12 गुने टी हो जाएगा। अब दूसरी बार क्या करता है, दूसरी बार दूरी तो इससे में होगा ना, दफ्तर से ऑफिस का, घर का, सॉरी दफ्तर से घर का आपका दूरी से में होगा। अब क्या करता है, इस चाल का क्या करता है, 5/6 चाल से चलते हैं, 5/6 चाल से चलते हैं, तब जो समय है वो करा 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 20 मिनट ज़्यादा लगता है। तो यहाँ हम आवर में टाइम लिए हैं, यहाँ दिया आपको मिनट में, तो 20 आप 60 कीजिए, इतना अधिक समय लगता है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 होगा, इंटू टी 20 या 60, 1/3 होगा। और यहाँ पर क्या है, डी है। अब ये भी डी के बराबर है, ये भी डी के बराबर है, तो यहाँ डी के मान कितना है, 12 टी है। तो यहाँ हम डी की जगह क्या रखेंगे, 12 टी रखेंगे। तो आपका आएगा 12 टी बराबर 10 टी, इसको गुना कीजिए, आपका आएगा 10/3 आएगा। इसको इधर लाएंगे तब 12 में से 10 से 2 बचेगा, यहाँ आपका 10/3 है। तो यहाँ आपका टी कितना आएगा, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 5/3 आवर आएगा। यानी मुझे टाइम निकल गया कितना, 5/3 आवर एक्चुअल में उसको समय लग रहा है। और एक्चुअल में इसका चाल कितना था, 12 किलोमीटर पर आवर था, गुने समय कर देंगे, तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी दूरी कितना गया हमें, 20 किलोमीटर दूरी आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पर। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन का आपका, यदि समीकरण इतना के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा ना टाइपिंग में मिस्टेक है, या टाइपिंग नहीं कर पाते हो सकता है उस तरह का। ये क्या है समीकरण आपको पता है, ये आपका है 3x² प्लस 5x माइनस 7, और इसका करा रूट आपका अल्फा है और बीटा है। कर आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो पहले इसको एलसीएम कर लीजिए। तो यहाँ आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, यहाँ आएगा बीटा, यहाँ आएगा अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, इतना तो आपको आता होगा। इसको सही से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a, ए कट जाएगा, फाइनली इसका देखा जाए तो -b/c होगा, -b/c होगा। अब b की जगह क्या है, तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है b, तो ये आपका 5 है, पहले से माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए। c कितना है, तो -7 है, तो -7 लगा दीजिए, माइनस में से कट जाएगा, तो यहाँ से आपका फाइनली कितना आएगा, 5/7 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका, ये आपका देखिए क्या है, करा log √7 बटे log 7, इसका मान क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करना, इसको आप क्या करो, log √7 है तो इसको लिख सकते हैं हम 7 का पावर हाफ, रूट को लिख सकते हैं, यहाँ बटा क्या है log 7 है। अब क्या करिए, देखिए आपको पता होगा यदि ये पावर में है तो इसके पीछे आ जाता है, तो आपका जगह 1/2 इंटू log 7। अब यहाँ देखिए बटे log 7, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेगा, इसको काट देगा, कहेगा कितना आंसर आ गया 1/2 आ गया। हाँ 1/2 आपका सही है, ठीक है 1/2 सही है। log 7 ऊपर में भी है, log 7 नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरम भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, बट्टा में है ना तो इसको इन बेस में देखो क्या करते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 है ना, ये आपका जगह क्या है log 7 बेस 7, और इसका मान 1 हो जाता है तो 1/2 कह सकते हैं, जैसे आप समझिए। तो 1/2 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 39 पर। अब देखो क्वेश्चन 39 में क्या है, यहाँ बट्टा देखो कैसे दिया है, यहाँ बट्टा यहाँ पर होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। कर इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है आपका 1/6 गुने 1/6 गुने 1/6, 3 बार लिखा है तो हम क्यू लिख सकते हैं। यहाँ 0.6 3 बार लिखा है तो 0.6 का क्या लिख सकते हैं, होल क्यू लिख सकते हैं। बट यहाँ देखिए 2 बार लिखा है तो 1.6 का होल स्क्वायर है। फिर आपका क्या 1.6 गुने 0.6 है, प्लस आपका 0.6 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। इसको फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1.6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए इंटू बी प्लस क्या होता है, प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, तब प्लस क्या होगा 0.6 का होल स्क्वायर होगा। अब बटा क्या है, बटा है आपका 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 गुने 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ना, ये जितना है वही आपका नीचे में बटा दिया हुआ है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ आपका इतना ही 1.6 माइनस 0.6 बचेगा, ठीक है, बट्टे 1 कह सकते हैं। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा कितना 1 आएगा, 1.6 में से 0.6 कितना आएगा 1 ही आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में हम करवाए थे, सेम टू सेम, खाली वहाँ पर दर आपका 10% है, यहाँ 5% है, तो क्या नहीं बनेगा, उसी प्रोसेस बनाएंगे। आपको हम बताए थे कि देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इसको करते हैं, पहला साल 5% है, पहला साल 5% मिलेगा, अगले साल भी 5% मिलेगा, टोटल देखा कितना मिला 10% मिल रहा है 2 साल में। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं तो क्या होता है, पहला साल 5% मिलेगा, ठीक है, अगले साल भी 5% मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगले साल में 5%, पिछले साल जो 5% मिला उसका भी 5% मिलेगा, ठीक है, यानी 5 का हम 5% निकाल देंगे, यही आपका दोनों में अंतर है। ये कितना आएगा आपका, ये देखो 5 25 25 का 100, ये कितना आएगा आपका 10 प्लस 1/4, इतना परसेंट आएगा। तो ये हो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये है साधारण ब्याज। अब परसेंटेज में दोनों में घटाइए, क्या आएगा, तो घटाएंगे CI माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसको माइनस कीजिएगा ना तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 10 प्लस क्या था आपका 1/4 था परसेंटेज में, माइनस 10 होगा, ये 10 कर जाएगा, कितना आएगा 1/4% आएगा, यही अंतर है। तो हमें 1/4% ये दिया हुआ है, दोनों में अंतर कितना दिया है 5 रुपया का दिया है, तो 1% कितना होगा, कोना कोना गुना करेंगे 5 चौक 20 होगा, तो 100% कितना होगा, तो 20 गुने 100 कर देंगे, ये आपका 100% होगा, तो आएगा कितना, ये आपका आएगा 2000, यानी मूलधन कितना होगा 2000 होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन आपका इसमें कैसा भी आए, यहाँ पर आपका परसेंटेज कुछ भी दे सकता है, प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे प्रोसेस, वही प्रोसेस आपका सब जगह लगेगा, आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
यह क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सिंपल बात है, जितना व्यूज जाएगा, ठीक है, जितना स्टूडेंट एक क्लास को देखेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना क्लास आपको फ्री करवाऊँगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी शिक्षक फ्री क्लास क्यों नहीं करवाता, इसका कारण है कि उसके मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता। अब पेड में आप जानते हैं, पेड में स्टूडेंट खरीदता ही है, यदि कंटेंट अच्छा हो तो पेड में स्टूडेंट खरीदता ही है, और उससे इतना इनकम हो जाते हैं कि अपना स्टाफ को या हर काम संभाल लेते हैं। लेकिन कोई टीचर अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर क्यों नहीं करवाता है, इसका कारण है कि वो जितना खर्च करते हैं बनाने में, जितना मेहनत करते हैं उतना उसे मिलता नहीं है। इसीलिए कहेंगे जितना आप क्लास को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जितना व्यू जाएगा उतना मोटिवेशन मिलेगा। तो जो सच्चाई रहता है ना, मैं बोलता हूँ खुल करके, ठीक है। मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ कि आपको मैं बताऊँगा कि नहीं आप लोग से हम कुछ अर्निंग करना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई मेहनत नहीं करता बिना अर्निंग के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टाफ है, बहुत सी है, खर्च होता है, हम भी मेहनत करते हैं, तो उसमें इतना होना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए कहेंगे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से हम डेली क्लास करवाते रहे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल आपका लेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।